This is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. So, आज हम लोग करने वाले एक ऐसा टॉपिक जो कि काफ़ी लोगों को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, दैट इज रेप्लिकेशन. अब एक्चुअली में रेप्लिकेशन इज अ वेरी इजी टॉपिक, प्रोवाइडेड आप मेरे साथ पूरा ये जो भी लेक्चर है उसको कंसंट्रेशन से सुनो एंड इसकी नोट्स बनाओ. आई प्रॉमिस आपके टिप्स में हो जाएगा. मैं एकदम सरल भाषा में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी जो बहुत इजी समझ में आ जाएगा. ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ रेप्लिकेशन. अब रेप्लिकेशन में मैंने इनिशिएट पिछले लेक्चर में किया था जिसमें मैंने बताया था कि मिल्सन एंड स्टाल ने दिया था एक्सपेरिमेंट किया था जिससे हमें मिला था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए. उसके अलावा दो और एक्सपेरिमेंट के नाम आपको याद रखना, एक्चुअली नॉट एक्सपेरिमेंट, साइंटिस्ट के नाम आपको याद रखने क्योंकि वो पूछे जाते हैं. एक है दर्जी यानी टाइलर, जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था विशिया पे, दैट इज फाबा बीन्स. और उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव ट्राइटेनियम. ट्राइटियम थाइमिडीन. तीसरा जो है एक्सपेरिमेंट वो किया था कैरिन ने. किस पे किया था? सी फॉर कैरिन और सी फॉर कोलाई, ई कोलाई पे किया था. और उन्होंने क्या यूज किया था? H3 रेडियो एक्टिव सब्सटेंस. ऑल्सो इन्होंने दिया था थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. अब इसका ऊपर नीचे सर पे ढूंढने की कोशिश नहीं करो, खाली ये नाम सबके याद रहने चाहिए क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है और डायरेक्ट क्वेश्चंस उठ के आते हैं. ऑल्सो थीटा मॉडल भी ये ऐसे बैठा क्वेश्चन पूछेंगे. विशिया फेबा पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो यू हैव टू मार्क टाइलर. या फिर पूछेंगे कैरिन ने कौन सा वाला मॉडल दिया था? तो यू हैव टू राइट थीटा मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. तो कहीं से भी इसमें से क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने बताया. सो लेट्स स्टार्ट विथ एक्चुअल डीएनए रेप्लिकेशन. सबसे पहले हम उसके एंजाइम्स करेंगे. कौन कौन से एंजाइम्स यूज होते हैं इन प्रोसेस में, प्लस वो जो एंजाइम्स यूज हो रहे हैं उनका क्या क्या फंक्शन है. अगर आप वो समझ जाओगे तो फिर वो मेथड जो है वो समझना बहुत इजी हो जाएगा. पेशेंस रखना, सब समझ में आएगा. हेलिकेस. हेलिकेस का फंक्शन होता है ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड. ऑल्सो इट इज एटीपी डिपेंडेंट यानी एटीपी यूज करेगा. दूसरा एंजाइम SSB, which is single strand binding protein. यहीं पे याद कर लो सारे. सबसे पहला था हेलिकेस जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा. दूसरा है SSB सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन विच विल प्रिवेंट रीएनिलिंग. और ऑल्सो प्रिवेंट हेयर लूप फॉर्मेशन. इसका मतलब सबसे पहले तो हमें डीएनए रेप्लिकेशन करनी है, समझे ना. इतना दो स्ट्रैंड जो होंगे उसको तोड़ना है. तो जो दो स्ट्रैंड है वो टूटेंगे कैसे? जब दो नाइट्रोजनस बेस पैर के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो ब्रेक होगा, है ना. वो ब्रेक कौन करेगा? हेलिकेस ब्रेक करेगा. फिर अब इतना सारा कॉइलिंग है, यहाँ पे कॉइलिंग है, यहाँ पे कॉइलिंग है. मैं ड्रॉ करके बताती हूँ. इधर कॉइलिंग है, इधर भी कॉइलिंग है.
तो यहाँ से हमने जो डीएनए खोला, यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया, तो पॉसिबल है जब आप कोई डोरी भी अगर ऐसा खोलने की कोशिश करोगे तो वो चाहेगी कि मैं वापस गोल 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 हो जाऊँ, मैं खुलूँ ना, तो वो प्रिवेंट करने के लिए वापस गोल गोल ना हो, दैट इज एसएसबी यूज होता है। तो ये री एनेलिंग को प्रिवेंट करता है और हेयर लूप फॉर्मेशन को भी प्रिवेंट करता है, जो साइड में ज़्यादा हो जाते हैं ना वो। अब तीसरा एंजाइम इज टोपोआइसोमरेज। जिसमें एक एग्जाम्पल इज टोपोआइसोमरेज 2, जिसका नाम है डीएनए गाइडेस, इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोट्स में होता है। अब इसका फंक्शन क्या होता है? रिलीव्स स्ट्रेस। अब जैसा कि मैंने बोला कि यहाँ पर जो हम खोलेंगे तो साइड पे स्ट्रेस बढ़ेगा, तो स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए टोपोआइसोमरेज यूज होता है। चौथा, वी हैव आरएनए प्राइमर। What is RNA primer? RNA primer is short oligonucleotide sequence which will initiate replication. यानी कि अब हमें रेप्लिकेशन स्टार्ट करनी हो तो ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट नहीं हो जाती है। आरएनए प्राइमर बनता है और वो लगता है इधर, मानो कि ये आरएनए प्राइमर है, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड यानी 2 से 9 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होंगे जो पहले आके एक डीएनए के स्ट्रैंड पर लगेंगे। वो जब लगेंगे ना तभी वहाँ से ही डीएनए की रेप्लिकेशन स्टार्ट होती है, ठीक है। अब वो डीएनए की रेप्लिकेशन करने के लिए हमें ये आरएनए प्राइमर चाहिए। फिर उसके बाद ये रेप्लिकेशन मतलब आगे के भी तो बनेंगे ना, तो वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं डीएनए पॉलीमरेज। तो वो होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। और ये वाला जो एंजाइम है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में होता है। अब 3 टाइप के डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होता है। सबसे पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज 1, दूसरा डीएनए पॉलीमरेज ऑब्वियसली 2, तीसरा डीएनए पॉलीमरेज 3। वाओ, क्या तो आउट ऑफ द वर्ल्ड बात कर ली। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज तीनों एंजाइम है ना, वो तीनों एंजाइम के 2 फंक्शन होते हैं ईच। डीएनए पॉलीमरेज 1 के भी 2 फंक्शन, 2 के भी 2 फंक्शन, 3 के भी 2 फंक्शन। पहला फंक्शन होता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। क्या होता है एक्सोन्यूक्लियस? वेट 1 मिनट। और दूसरा होता है रेप्लिकेशन एक्टिविटी, या फिर उसको पॉलीमरेज बोलो। देखो अभी तक हमने क्या किया, डीएनए था उसको हम लोग ने तोड़ा, कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक करके विद द हेल्प ऑफ हेलिकेस। मेरे साथ साथ बोलो, रिवीजन मेरा नहीं आपका है। फिर उसके बाद एसएसबी आया, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। उसने क्या किया? उसने रीएनेलिंग को प्रिवेंट किया, प्लस उसने हेयर लूप फॉर्मेशन को प्रिवेंट किया। तीसरा हमारे पास एंजाइम आया टोपोआइसोमरेज, जिसने साइड पे जो स्ट्रेस था उसको प्रिवेंट किया। चौथा हमारे पास एंजाइम आया आरएनए प्राइमर। आरएनए प्राइमर एक शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जो कि अटैच होगा एक कोई भी पार्ट ऑफ डीएनए पे, और वहाँ से ही हमारा रेप्लिकेशन शुरू होगा, ठीक है। अब रेप्लिकेशन कौन करेगा? हमारा डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन करेगा। डीएनए पॉलीमरेज सिर्फ रेप्लिकेशन नहीं करता, वो और भी एक चीज करता है, दैट इज प्रूफ रीडिंग। अब देखो, एक्सोन्यूक्लियस पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग, ध्यान से सुनो। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी का मतलब है कि बाहर से, एक्सो यानी बाहर से, न्यूक्लियस यानी न्यूक्लियोटाइड को तोड़ेगा, समझे? जो हमने आरएनए प्राइमर लगाया है वहां पे, जहां पर भी हमें
डीएनए रेप्लिकेशन करनी है स्टार्ट, वो जो आरएनए प्राइमर है वो लाइफ टाइम वहाँ नहीं रह सकता। ऑब्वियसली आरएनए डीएनए के साथ कैसे रह सकता है, तो उसको हटाना पड़ेगा। और उसको कौन हटाएगा, ये डीएनए पॉलीमरेज हटाएगा विद द हेल्प ऑफ कौन सा एंजाइम का फंक्शन, एक्सोन्यूक्लियस फंक्शन। क्यों, क्योंकि वो बाहर से आरएनए प्राइमर के न्यूक्लियोटाइड को कट कर देगा ताकि वो वहाँ से हट जाए। ठीक है, अभी दिमाग में बहुत सारे कंफ्यूजन चल रहे होंगे, धीरे धीरे करके मैं एक क्वेश्चन का साथ में तो नहीं करा सकती, एक एक क्वेश्चन का मैं एक एक क्वेश्चन का धीरे धीरे करके आंसर मैं दूंगी। जितना मैं समझा रही हूँ अभी के लिए सिर्फ उतना समझो, ठीक है। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी हमें समझ में आई कि बाहर से हम न्यूक्लियस को कट कर रहे हैं। प्रूफ रीडिंग क्या है, चलो प्रूफ रीडिंग बाद में करते हैं, पहले पॉलीमरेज करते हैं, ईजी है। क्योंकि पॉलीमरेज का मतलब क्या है, रेप्लिकेट करना, कि जो हम लोग ने आरएनए प्राइमर से स्टार्ट करना है वो पॉलीमरेज की एक्टिविटी, क्योंकि इसका नाम भी पॉलीमरेज है ना, डीएनए पॉलीमरेज, वो उसकी एक्टिविटी करना चाहेगा, दैट इज पॉलीमरेज एक्टिविटी। अब जब वो रेप्लिकेशन हो रहा है, जो डीएनए स्ट्रैंड है उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमें डीएनए स्ट्रैंड बनानी है ना। सेमी कंजर्वेटिव मॉडल में हमने पढ़ा था कि एक स्ट्रैंड होगी, दूसरी स्ट्रैंड होगी, वो दोनों अलग हो जाएगी और दोनों अपनी अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे। ये इस तरीके से डीएनए की रेप्लिकेशन होती है। अब जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाएंगे, अब हम है तो इंसान ही, तो इंसानों से गलती तो होती ही है, तो अगर गलती को हमें करेक्ट करना है तो वो क्या कैसे होता है, प्रूफ रीडिंग होता है। वो रीचेक होता है कि ये जो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स लगे हैं वो सही लगे हैं या नहीं, दैट इज नोन एज प्रूफ रीडिंग। और वो भी कौन करता है, डीएनए पॉलीमरेज करता है। अब कौन सी डायरेक्शन में करता है, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रूफ रीडिंग 5 प्राइम टू 3 प्राइम भी करेगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम भी करेगा। 2 और 3 पॉलीमरेज प्रूफ रीडिंग करेंगे ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी एमबीआई आता है, यू नो व्हाट इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जहां पर थर्ड वाला कार्बन जो है वो फ्री हो दैट इज 3 प्राइम, जहां फिफ्थ वाला कार्बन फ्री हो दैट इज 5 प्राइम। और एंटी पैरेलल होते हैं, ऊपर 3 प्राइम नीचे 5 प्राइम, ऊपर 5 प्राइम नीचे 3 प्राइम, एंटी पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स जाते हैं। तो ये हुआ हमारा प्रूफ रीडिंग। जो पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है वो हमेशा, मार्क माय वर्ड्स, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। वापस से मैं यह पढ़ाऊंगी तब मैं आपसे पूछूंगी, ठीक है। अब सभी डीएनए पॉलीमरेज जो है 1 2 3 सभी प्रूफ रीडिंग भी कर रहे हैं, सभी पॉलीमरेज एक्टिविटी भी कर रहे हैं, मतलब ऐसे हौच पौच नहीं हो जाएगा। देखो सभी की अपनी अपनी एक्टिविटी होती है, मतलब कोई प्रूफ रीडिंग ज़्यादा करेगा, कोई रेप्लिकेशन ज़्यादा करेगा। मैं बताऊंगी इसकी डिटेल भी। रेप्लिकेशन की एक प्रॉपर टाइम पीरियड में करता है, जैसे कि ये करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा 1000 न्यूक्लियोटाइड इन 30 मिनट्स। 30 मिनट के अंदर 1000 न्यूक्लियोटाइड बना सकता है। डीएनए पॉलीमरेज 2 की एक्टिविटी 50 न्यूक्लियोटाइड्स इन 1 सेकेंड। ओ बाप रे, वो तो आधे घंटे में 1000 करा था, 50 न्यूक्लियोटाइड्स। और डीएनए पॉलीमरेज 3 की एक्टिविटीज 2000 न्यूक्लियोटाइड्स इन 1 सेकेंड। तो सबसे फास्ट कौन कर रहा है, डीएनए पॉलीमरेज 3। इसीलिए डीएनए पॉलीमरेज 3 की मेजर एक्टिविटी कौन सी है, डीएनए रेप्लिकेशन यानी पॉलीमरेज एक्टिविटी। एडिशनली डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो प्रूफ रीडिंग दोनों साइड से कर रहा है, इसलिए डीएनए पॉलीमरेज 1 जो है वो इज मोर ऑफ अ प्रूफ रीडिंग एंजाइम, और वो इतना रेप्लिकेशन नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो है। अगर आधे घंटे में 1000 न्यूक्लियोटाइड बने, इससे तो बहुत ज़्यादा फास्ट है ये 2000 वाला। समझ रहे हो मेरी बात। ये एंजाइम है खाली, वो भी सिर्फ प्रोकैरियोट्स के अंदर। अब ये इस तरीके की रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में, मतलब इस तरीके की तो सिर्फ, पर इस एंजाइम से रेप्लिकेशन यूकैरियोट्स में नहीं होती है, उसके लिए दूसरे एंजाइम लगता है। उससे पहले मैं एक और एंजाइम बता देती हूँ, वो यहीं एडजस्ट कर लो। 5 हुए ना। 6th एंजाइम इज डीएनए लाइगेज। इसका बाद में अच्छे से समझ में आएगा, पर अभी लिखो joining of broken DNA strands।
फॉर एन एग्जाम्पल जो आरएनए प्राइमर है, कहाँ गया ये रहा, जो निकालेंगे हम आरएनए प्राइमर, उसकी जगह नॉर्मल डीएनए को डालेंगे, तो वो डीएनए को बाजू वाले डीएनए के साथ अटैच करने का काम किसका है, डीएनए लाइगेज। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग आगे देखेंगे कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन है वो फ्रेगमेंट्स में से टुकड़ों टुकड़ों में हो रही है, तो जो टुकड़ों टुकड़ों में से हो रही है उसको ज्वाइन करने का काम क्या है, डीएनए किसका है, डीएनए लाइगेज का है। समझे? अभी तक मैंने 6 एंजाइम पढ़ाए हैं जो आप मुझे अभी इसी में से देख के बताओगे। सबसे पहला क्या है, हेलिकेज। हेलिकेज क्या करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। दूसरा एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, जो रीएनेलिंग प्रिवेंट करेगा और हेयर लूप फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेगा। तीसरा टोपोआइसोमरेज, जिसमें टोपोआइसोमरेज 2 इज डीएनए गाइडेज, उसका फंक्शन क्या है, स्ट्रेस को रिलीव करेगा, जो साइड में बन रहा है, ठीक है। चौथा हमारे पास है आरएनए प्राइमेस, आरएनए प्राइमर, जो कि शॉर्ट ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, जो एक्चुअली में स्टार्ट करेगा, इनिशिएट करेगा डीएनए रेप्लिकेशन को। नाउ वी हैव 3 डीएनए पॉलीमरेज, एक्चुअली डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों डीएनए डिपेंडेंट, क्योंकि एक्चुअली में जहां पर डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी हो रही है वो वही हो रही है जहां ऑलरेडी डीएनए का एक स्ट्रैंड प्रेजेंट है। अकेले अकेले छुट्टा हवा में वो डीएनए स्ट्रैंड नहीं बना सकता, उसको एक एग्जिस्टिंग डीएनए का स्ट्रैंड चाहिए, इसलिए वो उस डीएनए से डिपेंडेंट है डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी करने के लिए। जो नाम है वही उसका काम है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। 3 टाइप के होते हैं, डीएनए पॉलीमरेज 1, डीएनए पॉलीमरेज 2, डीएनए पॉलीमरेज 3। इनके 3 फंक्शन है, एक्सोन्यूक्लियस, प्रूफ रीडिंग और पॉलीमरेज एक्टिविटी। जो पॉलीमरेज एक्टिविटी है वो मेजरली डीएनए पॉलीमरेज 3 कर रहा है, प्रूफ रीडिंग मेजरली डीएनए पॉलीमरेज 1 कर रहा है। लास्ट हमने पढ़ा डीएनए लाइगेज, जो कि इन डीएनए स्ट्रैंड्स या डीएनए फ्रेगमेंट्स को अटैच करने में काम आएगा, ठीक है। अब ये जो डीएनए पॉलीमरेज है ये प्रोकैरियोट्स में यूज होता है, तो यूकैरियोट्स में ऐसा कौन सा रेप्लिकेटिंग एंजाइम में यूज होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। चलो, अब यूकैरियोट्स के अंदर अगर एप्लीकेशन करना तो कौन सा एंजाइम होता है, सबसे पहला है अल्फा, दूसरा बीटा, तीसरा गामा, चौथा डेल्टा और 5वां एप्सिलॉन, ठीक है। ये 5 एंजाइम है जो यूकैरियोट्स के रेप्लिकेशन में यूज होते हैं। अब इसके फंक्शन आप कैसे याद रखोगे, इसके साथ सबसे पहला हमारे को क्या काम करना है, आरएनए प्राइमर का काम करना है। तो आरएनए प्राइमर का काम कौन करेगा, अल्फा करेगा यूकैरियोट्स के अंदर। तो मैं क्या लिखूं अल्फा में, इनिशिएट डीएनए रेप्लिकेशन, यानी कि इट विल मेक प्राइमेस। व्हाट इज प्राइमेस, आरएनए प्राइमर ही उसका एंजाइम का नाम है प्राइमेस, ये ऐड कर देना। अब दूसरा बीटा क्या करेगा, प्राइमर बनाने के बाद हमने नेक्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, प्रूफ रीडिंग। तो बीटा क्या करेगा यहाँ पे, प्रूफ रीडिंग। उसके बाद एक छोड़ देंगे और नेक्स्ट 2, उन दोनों का फंक्शन क्या होगा, पॉलीमरेज वाला, यानी रेप्लिकेशन। लास्ट में जो गामा बचा हमारे पास वो हमारा करेगा माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए ब्रेकडाउन, क्योंकि यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। प्रोकैरियोट्स में इसकी जरूरत नहीं है, यूकैरियोट्स में जरूरत है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया का भी ब्रेकडाउन करना है हमें, तो इसलिए एक्स्ट्रा गामा है। तो आपको याद रहेगा जो इनिशियल जैसे सीरीज में हमने ये गए वैसे सीरीज में हमने ये जाएंगे। अल्फा क्या करेगा, सबसे पहले प्राइमेस बनाएगा, बीटा प्रूफ रीडिंग करेगा, गामा को हम छोड़ने देंगे, डेल्टा और एप्सिलॉन क्या करेगा, पॉलीमरेज एक्टिविटी यानी रेप्लिकेशन एक्टिविटी, और बीच में जो है वो माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का ब्रेकडाउन करेगा, ठीक है। Now there are some differences between replication in eukaryotes and replication in prokaryotes. तो क्या डिफरेंस है, सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, सिंगल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और यूकैरियोट्स में मल्टीपल। इसका मतलब क्या है, देखो
प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है उसमें एक पॉइंट पे ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, वहाँ पर ही प्राइमेज लगेगा, वहीं से ही रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा। लेकिन यूकैरियोट्स में ऐसा नहीं है, वहाँ पे अलग अलग जगह से एक साथ रेप्लिकेशन चालू हो जाता है, मल्टीपल ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोट्स के अंदर ऐसा कौन सा एंजाइम है जो पॉलीमरेज एक्टिविटी करेगा? तो मैं बोल चुकी हूँ, डीएनए पॉलीमरेज 3 करेगा। और यूकैरियोट्स के अंदर कौन सा एंजाइम है? लास्ट के दो एंजाइम, यानी कि डेल्टा एंड एप्सिलॉन। प्रोकैरियोट्स में प्राइमेज आरएनए प्राइमर कौन है? तो वो है प्राइमेज। प्राइमेज इज द आरएनए प्राइमर। और यूकैरियोट्स में कौन सा है? अल्फा डीएनए पॉलीमरेज, पूरा नाम है उसका अल्फा डीएनए पॉलीमरेज। एक और बात, प्रोकैरियोट्स का रेप्लिकेशन है दैट इज फास्टर एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। अगर ज़्यादा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, इसका मतलब ये नहीं कि वो फास्ट होगा, फास्ट तो प्रोकैरियोट्स ही होता है। बस इतना ही डिफरेंस है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में। और हाँ, एक और भी है, टीलोमरेज। इसमें टीलोमरेज नहीं होता है और इसमें टीलोमरेज होता है। अब आई नो नया कुछ आया है, लेकिन इस वर्ड को मैं अभी नहीं समझाऊंगी, ईदर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टीलोमरेज के बारे में, नहीं तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन कैसे क्लस्टर हो जाएगा। अभी सिर्फ रेप्लिकेशन पे फोकस करते हैं, ठीक है। नाउ अभी असली वाला जो प्रोसीजर है रेप्लिकेशन का, उस पर बढ़ते हैं। ओके, सो हमारे पास डीएनए की जो 2 स्ट्रैंड्स हैं, पहली स्ट्रैंड, रुक जाओ, ध्यान से सुनना, 100% कंसंट्रेशन। पहली स्ट्रैंड, दूसरी स्ट्रैंड। एक होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम और दूसरा होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। मैंने ऐसे लिखा, ऐसा 5 प्राइम टू 3, 3 टू 5 ऐसा होता है। अब रेप्लिकेशन होने के लिए सबसे पहला तो हमारे पास होगा एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं रेप्लिकॉन, ठीक है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी और डीएनए का हाइड्रोजन बॉन्ड टूटेगा, जिससे ये खुल जाएगा। समझे? अभी भी ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम रहेगा, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रहेगा। ये कैसे खुला? ये खुला हमारे इस एंजाइम की मदद से, विच इज नोन एज हेलिकेस। और ये क्या बना हमारा? रेप्लिकेशन फॉर्क। क्या बना? रेप्लिकेशन। क्यों इसको रेप्लिकेशन फॉर्क बोलते हैं? क्योंकि किस महान इंसान को ऐसा लगा कि ये फॉर्क जैसा दिख रहा है, इसलिए इसका नाम है रेप्लिकेशन फॉर्क। हेलिकेस की मदद से जो हाइड्रोजन बॉन्ड से ये टूटे थे, जिसकी वजह से ये स्प्लिट हुआ था। अब क्या होगा? दूसरा एंजाइम आएगा, और वो दूसरा एंजाइम का नाम आप बताओगे। दूसरा एंजाइम इज SSB, जो क्या करेगा? प्रिवेंट्स रीएनेलिंग एंड हेयर लूप फॉर्मेशन। तीसरा एंजाइम आएगा, वो भी आप ही बताओगे। टोपोआइसोमरेज, जो कि स्ट्रेस रिलीव करेगा। अब ये जो नॉर्मल हमारे सीरीज में एंजाइम थे वो सब हम ले आए। अब चौथा एंजाइम, अब पिक्चर इंपॉर्टेंट हो रही है, वो आएगा, दैट इज RNA प्राइमर। क्या आएगा? RNA प्राइमर, जो शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है, वो अटैच होगा एक 3 प्राइम एंड ऑफ पेरेंट डीएनए। समझे? वहां से रेप्लिकेशन शुरू होगी in the direction of 5 prime to 3 prime।
ध्यान से सुनना, इसमें कंफ्यूजन होती है नहीं तो। 5 प्राइम टू 3 प्राइम का मतलब जो हमारा नया डीएनए बनेगा उसका डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और यही डायरेक्शन में रेप्लिकेशन होगी। रेप्लिकेशन कैसे होगी? डीएनए पॉलीमरेज आएगा। यहीं पे बना देते हैं डीएनए पॉलीमरेज। चलो ये हमारा डीएनए पॉलीमरेज भाई साहब खुश है। क्या है ये? डीएनए पॉलीमरेज 3। अगर आपको याद हो तो। अगेन सबसे पहले रेप्लिकेशन फॉर्क बनेगा। कैसे? हेलिकेज एंजाइम आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। दूसरा एंजाइम आएगा एसएसबी प्रोटीन, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, वो एनेलिंग प्रिवेंट करेगा और हेयर लूप फॉर्मेशन प्रिवेंट करेगा। तीसरा आएगा टोपोआइसोमरेज जो स्ट्रेस प्रिवेंट करेगा। चौथा आएगा प्राइमर, आरएनए प्राइमर, जो कि अटैच होगा पेरेंट डीएनए के ऊपर ताकि रेप्लिकेशन स्टार्ट हो सके। और कौन रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा? डीएनए पॉलीमरेज रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, जिसकी कौन सी सीरीज में करेगा? 5 प्राइम टू 3 प्राइम की डायरेक्शन में करेगा, मतलब ऐसी डायरेक्शन में जाएगा। तो नॉर्मल है, यहाँ पर 3 प्राइम पे हमने एक रखा और डायरेक्शन यही रहेगी, इसी डायरेक्शन में करता रहेगा अपना रेप्लिकेशन। पर यहाँ पर आरएनए प्राइमेज नहीं है, तो इस वाले की भी तो हम लोगों को करनी है ना रेप्लिकेशन, तो इसके लिए भी हमें एक आरएनए प्राइमेज चाहिए। तो इसमें भी आरएनए प्राइमर का जो डायरेक्शन होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं एक प्राइमर रखूँगी ताकि हमारा जो रेप्लिकेशन है, ध्यान से सुना नहीं तो कंफ्यूज हो गए, वो किस डायरेक्शन में हो? 5 प्राइम टू 3 प्राइम के डायरेक्शन में हो। पर हमारे पास डीएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में जाएगा? हमेशा किस डायरेक्शन में जाएगा? इस डायरेक्शन में। तो एक डीएनए पॉलीमरेज है हमारे पास यहाँ पे, उससे हमको 2 स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन करनी है और दोनों स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन हमें अपोजिट डायरेक्शन में करनी है। हमें इन जनरल डीएनए पॉलीमरेज को ऐसे 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 तोड़ते हुए जाना है, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आएगा, एक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से आएगा, नहीं, एक ही टाइम पे इस पार्ट के दोनों स्ट्रैंड की रेप्लिकेशन होनी चाहिए। तो वो कैसे होगी? जो नॉर्मल वाला स्ट्रैंड है, जिसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, क्या बोलते हैं? लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ये लीड कर रहा है, आगे चल रहा है। ये लीडिंग स्ट्रैंड में तो नॉर्मल 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन होती रहेगी, पर जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसका नाम है लैगिंग स्ट्रैंड, जो लैग करेगा। क्यों लैग करेगा? क्योंकि इसका जो डायरेक्शन है वो लीडिंग स्ट्रैंड से ऑपोजिट है। हमें अल्टीमेटली डीएनए पॉलीमरेज की डायरेक्शन यही रखनी है और उसके साथ साथ हम लोगों को नीचे वाला का जो रेप्लिकेशन है वो इस डायरेक्शन में करना है। तो हम ऑपोजिट कैसे करेंगे? हम इस तरीके से ऑपोजिट करेंगे कि पहले एक आरएनए प्राइमेज रखेंगे, वो आरएनए प्राइमेज करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम में एक रेप्लिकेशन की पूरी एक फ्रेगमेंट बनाएगा। क्या बनाएगा? फ्रेगमेंट। फिर जब हम आगे पहुंचेंगे तो हम एक और यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज रखें, आरएनए प्राइमेज रखेंगे। रुको मैं ऐसे करती हूँ। एक आरएनए प्राइमेज हम इधर रखेंगे जो क्या करेगा? यहाँ से यहाँ तक की हम लोगों की फ्रेगमेंट बनाएगा। अब डीएनए पॉलीमरेज आगे चला गया इसके यानी पीछे, तो हम एक और आरएनए प्राइमेज लेंगे, वो भी यहाँ एक फ्रेगमेंट बनाएगा जो रेप्लिकेशन करेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम पे। समझे? तो ऐसे टुकड़े बनेंगे। एक आरएनए प्राइमेज आएगा, ओके रुको, एक आरएनए प्राइमेज आएगा, वो ये वाला पार्ट बना के जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज आएगा इस प्राइमेज के पास और ये वाला पार्ट बना के जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें ये डायरेक्शन में करना है। फिर उसके बाद जब डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँच जाएगा तो इधर एक और आरएनए प्राइमर आएगा, वो यहाँ से लेके यहाँ तक इस डायरेक्शन में यहाँ तक रेप्लिकेशन करेगा। तब तक डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पहुँच जाएगा, एक और आरएनए प्राइमेज आएगा और वो यहाँ से लेके इस डायरेक्शन में करेगा
रेप्लिकेशन। तो इसीलिए जो लीडिंग स्ट्रैंड है वो तो नॉर्मल ऐसे जाती रहेगी, जैसे जैसे डीएनए पॉलीमरेज जा रहा है वैसे वैसे जाती रहेगी, पर लेकिन जो लैगिंग स्ट्रैंड है वो लैग करेगी। क्यों? क्योंकि एक आरएनए प्राइमर आएगा, वो इतना स्ट्रैंड बनाएगा, फिर इतना बनाएगा, फिर इतना बनाएगा। तो इसलिए इसके फ्रैगमेंट्स बनेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। क्या बोलते हैं? ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। और क्यों इसका ऐसा नाम है? क्योंकि ये ओकाज़ाकी ने दिया था। साइंटिस्ट के ऊपर हम नाम रखेंगे क्योंकि हम उस साइंटिस्ट का रिस्पेक्ट करते हैं। अब मैंने तो आपको जितना पॉसिबल हो सके 2D में मैं समझाऊंगी। ऑल्सो आई विल लिंक 3D एनिमेशन की वीडियोस, 2 वीडियो जो है बहुत अच्छी, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी। एक बार ये मेरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाए तो आई विल सजेस्ट यू कि आप वो जाके पहले देखो, तो बहुत क्लियरली समझ में आएगा। अभी मत जाना, नहीं तो आधा आधा इन्फॉर्मेशन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहला हमने क्या किया, ये 4 एंजाइम आया, इतना तो हम समझ गए, एलिकेस, एसएसबी प्रोटीन, टोपोआइसोमरेज और आरएनए प्राइमेज। ठीक है, 4 एंजाइम जो आए उससे हमें डीएनए की रेप्लिकेशन करनी है। जहाँ से डीएनए पॉलीमरेज है वहाँ से थोड़ा कन्फ्यूजन हमें शुरू हुआ था। पहला वाला जो स्ट्रैंड है जो कि लीडिंग स्ट्रैंड है, वो नॉर्मली यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा, वो यहाँ से लेके इधर एक बनाएगा। यहाँ पे आरएनए प्राइमर तो है ही हमारा, इधर एक न्यूक्लियोटाइड रखेगा, इधर एक रखेगा, इधर एक रखेगा, इधर एक रखेगा, ऐसे जाता जाएगा इस डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ का क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे आरएनए प्राइमर इधर, यहाँ डीएनए पॉलीमरेज पहुँचा, उसको दिखा यहाँ आरएनए प्राइमर है, तो चलो ठीक है, उसने बोला कि मैं बना देता हूँ, तो उसने इधर एक रखा, तब उसने इधर एक न्यूक्लियोटाइड रखा, दूसरा उसने इधर रखा, तब इधर न्यूक्लियोटाइड रखा, इधर रखा, तब इधर न्यूक्लियोटाइड रखा। तो इस वजह से ये वाला जो स्ट्रैंड है वो लैग हो रहा है। जब यहाँ के न्यूक्लियोटाइड्स बन रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो है वो आगे पहुँच जा रहा है, इसलिए यहाँ पर एक लूप बनता है। क्या बनता है? लूप। ध्यान से सुनना, आगे वाला तो सीधा सीधा लीडिंग स्ट्रैंड जा ही रहा है। जो लैगिंग स्ट्रैंड है, जब यहाँ पे लीडिंग स्ट्रैंड के न्यूक्लियोटाइड लग रहे हैं तो अब उसको दिखा के ओहो यहाँ पर भी प्राइमर है, तो इधर भी तो स्ट्रैंड बनाने पड़ेंगे 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो यहाँ उसने नीचे स्ट्रैंड बनाना शुरू कर दिया 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तब तक जब तक उसको नया आरएनए प्राइमर नहीं दिखा। तो नया आरएनए प्राइमर दिखने में तो इतनी देर है, तो जब तक ये पहुँचेगा यहाँ पे तब तक यहाँ के हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो ब्रेक होते जाएंगे ना, तो ये वाला जो डोरी है वो नज़दीक आती जाएगी इसके। समझ रहे हो? कैसे बोलूँ, देखो ये जो 2 है स्ट्रैंड, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज है, यहाँ से बनाता जाएगा। अब इधर उसको एक नीचे आरएनए प्राइमर दिखा, तो उसने बोला ओहो यहाँ पे मैं बनाता हूँ न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे रखना शुरू किया उसने। तब तक वो ऊपर वाला लीडिंग स्ट्रैंड तो चल ही रहा था, तो वो ऊपर भी आगे जाता जा रहा था, नीचे वाला भी इसी के पास था। तो इस वजह से ये वाले साइड पे एक लूप की फॉर्मेशन होगी, और वो लूप जो बनेगा खाली वो ऐसे ही बनेगा, इतना याद रखना। और वो मैं जो वीडियो जो आपको दिखाई है नीचे डिस्क्रिप्शन में, उसमें लूप बनता क्लियरली उसमें दिख रहा है, और बहुत अच्छे से दिख रहा है, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग स्ट्रैंड, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स, और जो रेप्लिकेशन होगी हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ऐसा मुंह बनाया हुआ नहीं दिया, पर दिया हुआ है, और उससे बैठा एक क्वेश्चन आता है, डायग्राम बना देंगे और पूछेंगे चलो बताओ इसका लीडिंग स्ट्रैंड कहाँ है, इसका लैगिंग स्ट्रैंड कहाँ है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ है, वो सब पूछेंगे। ठीक है, अब ये जो आरएनए प्राइमर है उसको हम ऐसे तो नहीं रहने दे सकते, हम लोगों को पता है आरएनए प्राइमर नहीं रहेगा, तो एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से आरएनए प्राइमर निकलेगा, उसकी जगह पे डीएनए पॉलीमरेज 1 आके जो उसके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है वो बनाएगा। ठीक है, अब तो जगह ही नहीं बची, इधर लिख देते लीडिंग। तो क्या हुआ, ये हमारा रेप्लिकेशन फॉर्क बना, इधर हमारा ये लीडिंग स्ट्रैंड बना, इधर लैगिंग स्ट्रैंड था। ये जो आरएनए प्राइमेज है उसको हमने निकाल दिया आरएनए प्राइमर को विद द हेल्प ऑफ डीएनए पॉलीमरेज 1, और यहाँ पर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डाल दी, ये लीडिंग है।
और कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस डालने के बाद अब ये टुकड़े है, ये एक टुकड़ा बना था, ये एक टुकड़ा बना था, प्लस हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्राइमेज की जगह पे टुकड़े ऐड कर दिए। तो इन चारों को ज्वाइन करने का काम कौन करेगा? डीएनए लाइगेज करेगा, जो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ने का काम करता है। ये क्या है? लैगिंग स्ट्रैंड। और ये काम कौन कर रहा है? डीएनए पॉलीमरेज 1 which is also known as Krukenberg enzyme। क्या काम कर रहा है? एक तो आरएनए प्राइमर को हटा दे रहा है और दूसरा काम क्या कर रहा है? यहाँ के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, इफ यू वांट मी टू रिपीट वंस मोर, तो चलो करते हैं। अब मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगी, मैं आपको ऐसे क्रिस्प बता देती हूँ कि इसका क्या है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये हमारा डीएनए। रेप्लिकेशन करने के लिए हेलिकेज आएगा जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। वो ब्रेक करेगा, उसके बाद क्या आएगा? एसएसबी प्रोटीन जो कि रीएनेलिंग प्रिवेंट करेगा और हेयर लूप फॉर्मेशन प्रिवेंट करेगा। तीसरा हमारे पास आएगा टोपोआइसोमरेज जो कि स्ट्रेस प्रिवेंट करेगा। चौथा इंपॉर्टेंट शुरू हो रहा है, आरएनए प्राइमर आएगा। जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है ऊपर पेरेंट स्ट्रैंड का, वहाँ पे 3 प्राइम एंड पे जाके चिपक जाएगा और जब डीएनए पॉलीमरेज आएगा तो शांति से अपना रेप्लिकेशन करेगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम डॉटर स्ट्रैंड का। ठीक है, ये याद रखना, इससे कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो दूसरा स्ट्रैंड है उसमें जो आरएनए प्राइमर आएगा वो भी 3 प्राइम पे अटैच होगा और वो छोटा फ्रेगमेंट बनाएगा जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में रेप्लिकेशन करेगा। फिर नया स्ट्रैंड के लिए एक और आएगा, वो भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम रेप्लिकेशन करेगा और ऐसे ऐसे करके स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनेंगे लैगिंग स्ट्रैंड के, जिसको हम लोग बोलते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। ठीक है, और ये लूप की भी फॉर्मेशन होगी। अगर ये इसमें नहीं समझ में आया, इट्स कम्प्लीटली फाइन, वो वीडियो में बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा जो कि आरएनए प्राइमर को भी हटा देगा और उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाएगा। जहाँ पे आरएनए प्राइमर था वो खाली जगह तो नहीं छोड़ सकते, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री बनाएगा। और ये जो सब स्ट्रैंड्स है लैगिंग के, उसको जोड़ने का काम करेगा डीएनए लाइगेज। ठीक है, इतना समझे? अब जाके आप वीडियो देखो, वो दोनों शॉर्ट वीडियो 2 या 3 मिनट की, ज़्यादा 1 मिनट की, 1-2 मिनट की, ऐसा कुछ है, उसको फिनिश करो। फिर एकदम ऐसे क्लियर हो जाएगा माइंड में कि डीएनए रेप्लिकेशन एक्चुअली में कैसा होता है, क्योंकि बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है, खाली 4 स्टेप है, उसी को याद रखना है। So now I want you to write down couple of points after I have discussed जो भी डायग्रामेटिक बेस था। तो पॉइंट वाइज मैं आपको लिखवाती हूँ और एडिशनल कुछ भी हो तो वो भी मैं आपको बताऊँगी। ओके, फर्स्ट थिंग कि जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस है दैट रिक्वायर्स, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बेसिकली। that requires large amount of enzymes and proteins। ठीक है, दूसरी चीज, it starts from origin of replication और ORI, जैसा हमने बायोटेक में भी पढ़ा था, या अभी आपने नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ोगे। प्रोकैरियोट्स हैव सिंगल रेप्लिकॉन। रेप्लिकॉन इज यूनिट ऑफ रेप्लिकेशन एंड यूकैरियोट्स इज मल्टी रेप्लिकॉनिक। What do you mean by multi-repliconic? मतलब more number of या multiple origin of replication. Now what exactly is replicon? Unit of origin of replication. ठीक है, this replication will take place in the presence of DNA dependent DNA polymerase।
which is a very effective enzyme because it adds up to 2000 base pairs, nucleotides. आई थिंक सो इट्स बेस पेयर्स, हाँ करेक्ट कर लो, वहाँ पे भी मैंने न्यूक्लियोटाइड लिखा है, बेस पेयर्स इन 1 सेकेंड. ऑल्सो इट डज प्रूफ रीडिंग, मतलब लगाते लगाते साथ साथ चेकिंग भी साथ में कर लेता है, तो वेरी लेस चांसेस ऑफ एरर. ठीक है, ये बेसिक हुई हमारी रेप्लिकेशन के बारे में. अब हम स्टेप बाय स्टेप रेप्लिकेशन को पढ़ेंगे. उससे पहले डीएनए रेप्लिकेशन ऑफ ई कोलाई occurs in 38 minutes. अब अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा तो उसमें मैंने 20 मिनट्स बोला था. 20 मिनट्स जब मैंने मिल्सन एंड स्टाइल का एक्सपेरिमेंट कराया था सेमी कंजर्वेटिव मॉडल का, तो वो जो 20 मिनट्स है वो मैंने गलत बोला था? नहीं, 20 मिनट्स इज उसका डबलिंग टाइम. ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट, स्टेप्स. सबसे पहला ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. उसमें क्या है? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रेप्लिकॉन. तो प्रोकैरियोट्स में कितने ओरिजिन है? सिंगल है. और यूकैरियोट्स में मल्टीपल है. दूसरा स्टेप, ये मैंने आपको नहीं बताया, एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड. अब ये क्या है मैं वो बताती हूँ, उसके लिए मुझे स्पेस चाहिए, तो पहले ये लिखो. चलो, दूसरा स्टेप था एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स. अब इसका क्या मतलब है? देखो, हमारे पास होंगे DAMP, DGMP, DCMP और DTMP. ये सब क्या है? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ग्वानोसिन मोनोफॉस्फेट, साइटोसिन मोनोफॉस्फेट, थाइमिडिन मोनोफॉस्फेट. डी लगाया यानी डीऑक्सी. इसको हमें एक्टिवेट करना है. वो क्यों, वो मैं बाद में बताती हूँ. तो उसके लिए हमें चाहिए H3PO4 और उसके साथ साथ एक एंजाइम चाहिए, दैट इज फॉस्फोराइलेज. और ऑब्वियसली एनर्जी चाहिए, जिससे क्या बनेगा? DATP, DGTP, DCTP, DTTP. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड सो ऑन. ठीक है, साइटोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड थाइमिडिन ट्राइफॉस्फेट. तो ये जो बन रहा है, क्या बन रहा है? डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट. किससे बना? मोनोफॉस्फेट से बना. ये क्यों बना? क्योंकि हमें इसका 2 काम है. क्या 2 काम है? सबसे पहला काम है कि ये एक्ट करेगा एज अ सबस्ट्रेट, और दूसरा ये हमें देगा एनर्जी. कैसे? देखो, हमें अल्टीमेटली जब डीएनए का रेप्लिकेशन कराना है तो हमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करने हैं ना. तो वो जो न्यूक्लियोटाइड्स जो डीएनए पॉलीमरेज
ऐड कर रहा है वो कहाँ से आ रहे, वो यहाँ से आ रहे, ये AGCT यही तो है जो न्यूक्लियोटाइड और हमें ऐड करना है। तो ये एज अ सबस्ट्रेट एक्ट करेगा और वहाँ पे जाके अटैच होता जाएगा जहाँ पर भी DNA पॉलीमरेज जाता है, जहाँ पर भी मतलब रेप्लिकेशन करना है हमें। दूसरी चीज़ सबस्ट्रेट तो एनर्जी देता है। क्यों एनर्जी देता है? क्योंकि ऑब्वियसली इसमें फॉस्फेट है, फॉस्फेट का काम ही है ये एनर्जी, ATP इज द एनर्जी, और ये क्या है, डीऑक्सी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द एनर्जी। तो इसका काम क्या होगा, एनर्जी देना। तो दो फंक्शन हुए ये किसके, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट ट्राइफॉस्फेट के। अब एक चीज़ याद रखना, चलो मैं बाद में बताती हूँ, पहले थर्ड पॉइंट करते हैं that is unwinding of DNA। अनवाइंडिंग ऑफ DNA, उसको साधारण भाषा में समझे यानी DNA का खुलना। तो कौन खोलेगा? जो हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करेगा? हेलिकेस। तो इसमें क्या चाहिए? हेलिकेस विच विल ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जब हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होगा? तो यानी DNA खुल जाएगा, और DNA खुलेगा यानी फॉर्मेशन ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क। ठीक है। अब एक चीज याद रखना, कि जो पूरा DNA है वो पूरा का पूरा साथ में हम उसके हाइड्रोजन बॉन्ड को नहीं तोड़ेंगे, पूरा का पूरा एक साथ नहीं खोल देंगे। क्यों? क्योंकि अगर इतना सा खोलना है उसके लिए भी एनर्जी चाहिए, हेलिकेस इज ATP डिपेंडेंट। तो अगर हमें पूरा ही खोलना तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एक बार में थोड़ा सा ही DNA खुलता है, और उतना ही, जैसे अगर एक DNA खुला तो जो दोनों स्ट्रैंड है DNA के वो एक टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह एक्ट करते हैं और उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट जब खुलता है तो उसका बनता है, ऐसे सो ऑन आगे आगे खुलता जाता है। लेकिन एक बार में पूरा DNA नहीं खुलता है। ठीक है। ठीक है। इसके बाद क्या आएगा? अब आपको पता है, यू नो द ड्रिल। हेलिकेस के बाद क्या आता है? SSB, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, जो कि क्या करेगा? प्रिवेंट रीएनेलिंग या डीएनेलिंग। इसके बाद क्या आएगा? टोपोआइसोमरेस which will relieve stress। ठीक है। अब मैंने जो एक बात बताई, each strand of DNA act as a template strand and produce its complementary pair, its complementary strand। ठीक है। कितने हमारे पॉइंट्स हुए? सबसे पहला स्टेप ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, दूसरा एक्टिवेशन ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड, तीसरा हमारे पास हुआ अनवाइंडिंग ऑफ DNA। चलो फोर्थ पॉइंट, RNA प्राइमर। अब तो जो भी मैंने बताया सब सेम ही है, सेम ही सीरीज में जाना है, कुछ भी नया नहीं है। अभी तक हमने क्या किया? उसका ओरिजिन ढूंढा, फिर हमने उसका सबस्ट्रेट बनाया, उसके बाद हम लोग ने जो पढ़ा वही हम लोग ने उसको तोड़ा हेलिकेस, SSB, टोपोआइसोमरेस से। उसके बाद कौन सा आता है? फिर हमारे पास RNA प्राइमर आता है। तो RNA प्राइमर के बारे में लिखते हैं सब, जो अब जो मैं लिखूंगी सब आपको मैं बता चुकी हूँ, खाली वो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट वाला बताना बाकी था। चलो, RNA प्राइमर क्या होता है? इट इज अ
short oligonucleotide sequence. It is required for activity of replication also it is formed at 3' end of the strand यानी parent strand. इसकी रिफिल करनी पड़ेगी. उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आता है, अपनी एक्टिविटी करता है रेप्लिकेशन की. उसके बाद क्या होता है, आरएनए प्राइमर इज रिमूव्ड at the end of replication and new nucleotides which are complementary to parent strand are added with the help of DNA polymerase 1 which is also known as Kornberg enzyme. ओके मैंने क्रुकनबर्ग बोला, वो गलत है, उसको कॉर्नबर्ग कर देना, ठीक है, कॉर्नबर्ग एंजाइम. अब मेरे को एक आप बताओ, यूकैरियोट्स में आरएनए प्राइमर कौन होता है? अल्फा, ठीक है, इसलिए ये लिखा है क्योंकि हम लोग आरएनए प्राइमर कर रहे हैं. चलो नेक्स्ट लास्ट स्टेप होगा हमारा डीएनए का बनना, दैट इज इलॉन्गेशन ऑफ डीएनए. और इलॉन्गेशन ऑफ डीएनए कौन करता है? अगेन ये सब आपको पता है, डीएनए पॉलीमरेज 3 और उसकी स्पीड क्या है? 2000 बेस पेयर इन 1 सेकेंड, सॉरी, ठीक है. अब इसकी जो डायरेक्शन है, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3', हमेशा. उसके बाद एक और पॉइंट, इसके हिसाब से जो रेप्लिकेशन है उससे 2 स्ट्रैंड बने. अब इसकी वजह से जो ओनली 5' to 3' रेप्लिकेशन होगी, इस वजह से कॉम्प्लेक्सिटी इज फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ रेप्लिकेशन फॉर्क विच वॉज सॉल्व्ड बाय, ये भी मैं बता चुकी हूँ, विथ साइंटिस्ट ओकाजाकी, इम्पॉर्टेंट. और उसने क्या बोला कि ये 2 स्ट्रैंड्स के होंगे, एक लीडिंग स्ट्रैंड होगी और एक होगी लैगिंग स्ट्रैंड. और जो लैगिंग स्ट्रैंड होगी उसके जो फ्रेगमेंट्स बनेंगे उसको हम बोलेंगे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स. और लास्ट स्टेप इसके बाद क्या होगा, डीएनए लाइगेज आएगा और साथ में डीएनए पॉलीमरेज 1 भी आएगा, आरएनए प्राइमर को निकालेगा और अटैचमेंट होगी सारे न्यूक्लियोटाइड की, ठीक है. ये पूरा प्रोसीजर थियोरेटिकल वे में, जो मैं ऑलरेडी आपको समझा चुकी हूँ, जस्ट सो दैट आप अपनी बुक में लिखो तो आपको फ्यूचर में भी समझ में आए, ठीक है. अब एक लास्ट टॉपिक मैं आपको बताती हूँ, फिर हम एंड करते हैं आज का लेक्चर. तो जब मैंने इनिशियली प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में डिफरेंस बताया था, तो मैंने बोला था प्रोकैरियोट्स में टीलोमेरेज होता है और यूकैरियोट्स में उल्टा बोला, प्रोकैरियोट्स में टीलोमेरेज नहीं होता है और यूकैरियोट्स में होता है. तो अब टीलोमेरेज के बारे में बात करते हैं, एज प्रॉमिस्ड टीलोमेरेज के बारे में बात करते हैं. तो हमारा जो नॉर्मल डीएनए है 5' to 3', 3' to 5', ठीक है, ये हमारा नॉर्मल डीएनए है जो हमें लगता है.
पर एक्चुअली में क्या है, हर डीएनए की एकदम एंड में क्या होता है, गुआनिन रिच स्ट्रैंड, छोटा सा एक पार्ट होता है विच इज रिच इन गुआनिन, उसे हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। क्या बोलते हैं? हर डीएनए के एंड में होता है गुआनिन रिच एरिया, जिसको हम लोग बोलते हैं टीलोमियर। अब जिन लोगों में क्या, जिसमें भी टीलोमियर होती है उन सब के अंदर क्या होता है, टीलोमरेज। टीलोमरेज क्या करता है, टीलोमियर को बनाता है। ठीक है, इतना समझे, टीलोमेर होता है, टीलोमेरेज टीलोमेर को बनाता है। लेकिन एज वी ग्रो ओल्ड, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, वैसे वैसे टीलोमरेज की एक्टिविटी कम होती जाती है। अगर टीलोमरेज की एक्टिविटी कम होती जाएगी तो टीलोमेर कम बनेंगे, और टीलोमेर कम बनेंगे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जो नहीं बनेंगे। अगर टीलोमेर ख़त्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, विच इज मतलब मर जाएगा वो। टीलोमरेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग टीलोमियर। अब क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर कैसा होता है, सर्कुलर डीएनए होता है, और अगर आप दिमाग लगाओ तो सर्कुलर डीएनए का कोई एंड ही नहीं होगा, और अगर सर्कुलर डीएनए का कोई एंड नहीं हो तो वहाँ पे टीलोमियर एब्सेंट होंगे, और टीलोमियर एब्सेंट हो तो टीलोमेरेज भी एब्सेंट होगा। समझे, छोटा सा टॉपिक था तो मेरे को उसके बीच में नहीं बढ़ाना है तो हौच पौच हो जाता। चलो, तो आई नो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हुआ है, बट आई प्रॉमिस अगर आपने ध्यान से सुना है ना तो इसको इतने अच्छे से याद रहेगा ना कि वापस नहीं भूलोगे। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, इसलिए लोग इससे डरते हैं। क्वेश्चन जैसे डायरेक्ट उठ के आते हैं, इतना कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार आप सॉल्व करके देखो तो आपको समझ में आएगा कि मैंने सब कुछ कवर कर दिया है 99%। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।